भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस आज। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। देश के विभिन्न भागों में इस अवसर पर आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। आंदोलनरत किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध जारी, लेकिन 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता पर बनी सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे शिलान्यास। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी, जबकि इस पर कुल खर्च 8,379 करोड़ रुपए होगा। और पर्यावरण के लिए मुसीबत बनी पराली को किसानों ने बनाया आय का जरिया। बरेली के किसानों ने पराली की कटाई कर और सड़ाकर बनाई जा रही है जैविक खाद। मशरूम की खेती करने वालों में लोकप्रिय हुई यह खाद। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार बिंद्रा और अब समाचार विस्तार से। आज भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस है। कृतज्ञ राष्ट्र आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर को दुनिया अर्थ, विधि, सामाजिक न्याय, राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनकी दूरगामी दृष्टिकोण और गहन शोध के लिए जानती है। इस अवसर पर मुंबई के दादर स्थित चैत्य भूमि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उप मुख्यमंत्री अजीत ठाकरे ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, केंद्रीय मंत्री वर्षा गायकवाड़, धनंजय मुंडे, नितिन राउत, आदित्य ठाकरे सहित कई लोग मौजूद थे। सभी अतिथियों ने डॉक्टर बाबा साहब को श्रद्धांजलि दी। वहीं हेलीकॉप्टर से चैत्य भूमि पर फूलों की वर्षा भी की गई। बाबा साहब अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए चैत्य भूमि में हर साल हजारों लोग देश के कोने कोने से आते थे, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार और राज्यपाल ने लोगों से चैत्य भूमि पर इकट्ठा न होने और अपने घरों से बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का अनुरोध किया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्र निर्माता बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि हमारे संविधान के प्रमुख शिल्पी देश के वित्त एवं विधि व्यवस्था तथा समग्र विकास को दिशा देने वाले समता और न्याय पर आधारित समाज व शासन प्रणाली के लिए आजीवन संघर्षरत रहे महान राष्ट्र निर्माता बाबा साहब BR अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर उनकी पुण्य स्मृति को सादर नमन। आज हम सभी देशवासी उनके द्वारा सुझाए गए संविधान सम्मत रास्तों पर चलते हुए आर्थिक और सामाजिक न्याय, अवसर की समता तथा बंधुता के आदर्शों को साकार करने का संकल्प लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ट्वीट साझा करते हुए कहा कि महापरिनिर्वाण दिवस पर महान डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्मरण करता हूं। उनके विचार और आदर्श लाखों लोगों को लगातार ताकत देने का काम कर रहे हैं। अपने राष्ट्र के लिए देखे गए उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। साथ ही ट्वीट में उन्होंने बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी 2 तस्वीरें भी साझा की। भारत रत्न व संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर आज देश व प्रदेश उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद कर रहा है। आज राजधानी लखनऊ स्थित अंबेडकर महासभा में आयोजित विशेष श्रद्धांजलि सभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महासभा में स्थापित अंबेडकर जी के अवशेषों पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाबा साहब ने समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया और वे लगातार दबे कुचले समाज को आगे बढ़ाने में निरंतर संघर्षशील रहे। उन्होंने कहा कि आज जब संविधान का सम्मान होता है तो वह सम्मान बाबा साहब का होता है। वास्तव में इस प्रकार का महान मानवता के उद्धार के लिए कभी कभी ही इस धराधाम पे आकर के अपने व्यक्तित्व से, अपने कर्तृत्व से कुछ ऐसे प्रमाण छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणादायी होता है। और निसंदेह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने मानवता के कल्याण का जो मार्ग प्रशस्त किया,
उसी का परिणाम है कि पूरा देश और पूरी दुनिया उस महामानव के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि और श्रद्धा का भाव, सम्मान का भाव रखता है। इस देश का कोई भी जनप्रतिनिधि और कोई भी संवैधानिक पद पर बैठने वाला व्यक्ति अगर शपथ लेता है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान की ही शपथ लेकर के वह उस पद को धारण करता है। जब संविधान का सम्मान होता है, ये सम्मान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान होता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 64वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर दूरदर्शन केंद्र लखनऊ में एक महासभा का आयोजन किया गया। इसका आयोजन ऑल इंडिया आकाशवाणी एवं दूरदर्शन कर्मचारी कल्याण संघ उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया गया। श्रद्धांजलि सभा में संघ के राज्य सचिव लाल साहब एवं कैलाश प्रसाद सहित समस्त अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित थे, जिन्होंने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। नए कृषि कानूनों को लेकर कुछ किसान संगठनों के साथ बने गतिरोध के बाद सरकार और किसानों के बीच कल 5वें दौर की बातचीत हुई। केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तमाम किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और 9 दिसंबर को फिर से वार्ता पर सहमति बनी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान संगठनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी प्रणाली जारी रखने का आश्वासन दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि एमएसपी पर किसी भी तरह का खतरा नहीं है और मंडियों को प्रभावित करने का भी इरादा नहीं है। केंद्र सरकार की पहल पर आंदोलनरत किसान और सरकार के बीच 4 दौर की वार्ता के बाद शनिवार को सबकी नजरें दिल्ली के लुटियन जोन के भव्य विज्ञान भवन पर लगी थी। किसानों के आंदोलन को खत्म कराने और उनकी मांगों पर विचार के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार थी। दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में एक बार फिर से वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ तमाम किसान संगठनों के 40 प्रतिनिधियों के बीच बैठक शुरू हुई। बैठक में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी और 9 दिसंबर को फिर से वार्ता पर सहमति बनी है। 9 तारीख को पुनः ये बैठक होगी और हमने किसानों को कहा है कि सरकार आपके सभी पहलुओं पर विचार करेगी और हमारी कोशिश होगी कि समाधान का रास्ता हम खोजें, लेकिन समाधान का रास्ता खोजने में यह उपयुक्त होता कि किसान नेताओं के भी कुछ सुझाव मिल जाते तो हमको रास्ता निकालना थोड़ा आसान होता। अभी भी हम उसका इंतज़ार करेंगे। 9 तारीख को दोबारा से मिलेंगे। सबकी सहमति से तारीख तय की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आने वाले कल में भी रहेगी। सरकार की तरफ से ये पूरी कोशिश रही है कि गतिरोध जल्द से जल्द खत्म किया जाए। वहीं किसान नेता लगातार तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। सरकार ने फिर से भरोसा दिलाया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा और ये कानून किसानों के हित में है। एमएसपी जारी रहेगी। एमएसपी पर किसी भी प्रकार का खतरा और इस पर शंका करना बेबुनियाद है, लेकिन फिर भी किसी के मन में कोई शंका है तो सरकार उसका समाधान करने के लिए पूरी तरह तैयार है। एपीएमसी एक्ट राज्य का है और राज्य की मंडी को किसी भी प्रकार से प्रभावित करने का इरादा न तो हमारा है और ना ही कानूनी रूप से वो प्रभावित होती है। सर्दी का सीजन है, कोविड का संकट है, इसलिए जो बुजुर्ग लोग हैं वे और जो बच्चे हैं उनको अगर यूनियन के नेता आह्वान करके घर भेज देंगे तो वो सुविधा से रह सकेंगे। यह आग्रह मेरा किसान यूनियन से है। हालांकि किसानों का कहना है कि वो अपनी मांग पर कायम है। 9 तारीख को बहुत अच्छी उम्मीद है और किसानों से बड़े अच्छे माहौल में बातचीत हुई है और 9 तारीख को 11 बजे मुझे लगता है उस दिन हल निकल आना है। सरकार तो पॉजिटिव ही है, सरकार तभी तो बात कर रही है बार बार, नहीं तो 5-5, 6-6 घंटे क्यों बैठे। समाधान हो
हम ऑफिसर से बात करेंगे, आई एम नॉट कम्पिटेंट, तो उसके बाद हम 3 दिन का समय लेंगे, आपको प्रपोजल भेजेंगे हम क्या करना चाहते हैं, उस प्रपोजल पर हम विचार करेंगे, हम अपनी मीटिंग करेंगे, तो फिर 9 तारीख को आएंगे। तो लगता है कि सरकार कुछ करने के मूड में है, लगता है कि करने में। वहीं दिल्ली से लगते सिंघू बॉर्डर पर पिछले 10 दिनों से जमे किसान संगठन की वजह से आवागमन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है, जिससे दिल्ली जाने वाले कई मार्ग यात्रियों के लिए किसी बुरे सपने जैसे लग रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर NH9 की एक लेन बंद होने से गाजियाबाद से दिल्ली आने वालों को भारी दिक्कत हो रही है। वहीं नोएडा में चिल्ला बॉर्डर के पास भी किसानों के जमने से नोएडा से दिल्ली आवाजाही पर भी बेहद बुरा असर पड़ा है। अनुज यादव और OP यादव के साथ DD न्यूज़। एक तरफ जहां किसान बिल को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, ऐसे में जनपद फतेहपुर के किसान सरकार के इस फैसले का समर्थन कर रहे हैं। फतेहपुर के प्रगतिशील किसान हरि अवस्थी ने बताया कि यह बिल कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने के साथ किसानों की आय को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। किसान भाइयों को इस बिल को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयास किसान हित में हैं। सभी किसान कृषि में सरकार द्वारा किए जा रहे इन क्रांतिकारी बदलाव का समर्थन करते हैं। निश्चित तौर पर इन बदलावों से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी और किसान आर्थिक रूप से सबल हो पाएगा। ये सरकार ने बहुत ही सोच समझ के हम किसानों के लिए बहुत ही ये कृषि में क्रांतिकारी बदलाव होने जा रहा है और सरकार ने इस बिल से हम किसानों को जो है बहुत सी सहूलियतें दी गई है। जैसे अभी तक हम लोग अपने उत्पाद को प्रदेश में किसी कोने में ले जाने के लिए बेच लेते थे, अब हम पूरे देश में अपने उत्पाद को ले जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इससे हमारे उत्पादों की उचित मूल्य मिलेगा और हमें अपनी आय बढ़ाने पे लाभ मिलेगा। ये सरकार का बहुत ही उपयोगी है। हमारे किसान भाइयों के बीच में MSP को ख़त्म करने की अफवाहें दी जा रही हैं, हमारे किसान भाई इन अफवाहों पे ना आए। समय बिल लाए हैं, आज किसान अपनी सामान को मार्केट में बेचने जाता है तो वो पहले कोई दूसरा लेगा और पहुंचते पहुंचते 2-3 बिचौलिए आ जाते हैं। उस बिचौलियों को ख़त्म करने के लिए ये बिल को लाया गया है। अगर जब बिचौलिए ख़त्म हो जाएंगे, जिस फसल को हम 1900 रुपये में बेच रहे हैं, बिचौलिए ख़त्म होने के बाद वही हम 2400 किसान पाएगा। तो कहीं ना कहीं किसान जो प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि नहीं आय दुगनी हो, तो दूसरे भी माध्यम है, एक ये भी बहुत बड़ा माध्यम है जो किसान के अपने उपज का सही मूल्य मिले। इससे किसान का लाभ ही होना है, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला रहे हैं तो किसान भ्रमित हो रहा है। बाकी जो है ये कोई घाटे का या वैसा कोई कानून नहीं है कि नहीं किसान का इसमें नुकसान होने वाला है। किसानों के लिए MSP पे बिल लेके आई है, इसके लिए हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और बिचौलिया बीच के ख़त्म हो जाएगी। हम लोगों को काफ़ी सुविधा मिल रही है, इसलिए मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 10 तारीख को नई दिल्ली में प्रस्तावित नए संसद भवन की आधारशिला रखेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि नए भवन का निर्माण अगले 100 वर्ष की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह भवन आत्मनिर्भर भारत के लोकतंत्र का मंदिर होगा, जिसमें राष्ट्र की विविधता परिलक्षित होगी। देश के लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन की नई इमारत के शिलान्यास की तारीख तय हो गई है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र और देश की विविधता को दर्शाने वाले नए संसद भवन की बिल्डिंग में तमाम आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी। मौजूदा संसद भवन की जरूरत के लिहाज से छोटा होने के चलते संसद के दोनों सदनों की तरफ से आग्रह किया गया था कि भारत के परिपक्व हो रहे लोकतंत्र की भावी जरूरतों के मद्देनजर नए भवन का निर्माण किया जाए। दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा में हमने नए संसद भवन बनाने का आग्रह सरकार को किया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आग्रह को स्वीकार किया और वो क्षण आ गया है जब 10 दिसंबर को इसका भूमि पूजन शिलान्यास की इसका शुरुआत होगी। नया भवन त्रिकोणीय डिजाइन का होगा। प्रस्तावित लोकसभा कक्ष भूतल पर स्थित होगा, जिसमें 876 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। इसमें संयुक्त बैठकों के दौरान 1224 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। नया संसद भवन 4 मंजिल का होगा, जिसका कुल क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर होगा, जिसकी कुल लागत 971 करोड़ रुपए होगी। संसद के नए भवन के क्षेत्रफल मौजूदा भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। जब आजादी के 75 वर्ष होंगे तब हमारे सबके लिए गौरवपूर्ण क्षण होगा
कि सदन की दोनों सभाएं हमारे नए लोकतंत्र के मंदिर में आज़ादी के 75 वर्ष बाद शुरुआत होगी। खास बात यह है कि संसद का नया भवन पूरी तरह से भारतीयता से युक्त यानी भारतीय शिल्पकारों द्वारा निर्मित होगा, जिसमें भारत की विविधता में एकता का दर्शन होगा। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं ये विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का उद्घाटन करेंगे। आगरा के 15 बटालियन पीएचसी परेड मैदान में होने वाले इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें शामिल होंगे। आगरा मेट्रो परियोजना में 2 गलियारे शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर है। ये गलियारे ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदराबाद जैसे प्रमुख पर्यटन केंद्रों और रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों को जोड़ते हैं। इस परियोजना से आगरा शहर की 26 लाख आबादी को लाभ मिलेगा और हर साल आगरा आने वाले 7 लाख से अधिक पर्यटकों की जरूरतें भी पूरी होंगी। ये परियोजना ऐतिहासिक शहर आगरा को पर्यावरण के अनुकूल एक मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रदान करेगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,379 करोड़ रुपए होगी और ये 5 सालों में पूरी होगी। बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को बरेली में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने चयनित 420 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। नियुक्ति पत्र पाकर अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। प्रदेश की सरकार जवाबदेही के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार में सबको रोजगार के समान अवसर दिए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी जवाबदेही के साथ और पारदर्शिता के साथ काम कर रही है। आज का कार्यक्रम इसका एक उदाहरण है। इससे पहले भी हम यहाँ पर आए थे। एक अच्छी संख्या में अध्यापकों की नियुक्ति और आज भी नियुक्ति हुई है। यह एक प्रक्रिया ऐसी बनाई है जिसके अंदर सबको मौका मिले, जो भी योग्य हो उसके हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं और वास्तव में पढ़ाई का स्तर पूरे प्रदेश में सुधार पर है। आप ग्रामीण क्षेत्र में कहीं पर भी किसी विद्यालय में चले जाएं तो आपको समझ में आएगा कि वास्तव में एक भारी बदलाव इसमें दिखाई दे रहा है। जनपद शाहजहांपुर में प्रदेश सरकार द्वारा 69,000 बेसिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में आयोजित कार्यक्रम में नवनियुक्त शिक्षकों को कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने 721 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर बधाई दी। साथ ही सभी को पूरी लगन से शिक्षण कार्य करने की शपथ दिलाई। मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि कोर्ट के कारण 69,000 शिक्षकों की भर्ती रुकी हुई थी। कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार ने तत्काल नियुक्ति प्रक्रिया जारी करते हुए पिछली बार के प्रदेश के 31,200 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर उनको नियुक्ति दी और शेष बचे 37,800 को नियुक्ति पत्र वितरित करके उन्हें शिक्षक बना दिया गया है।
फरवरी 2021 में मथुरा के वृंदावन में यमुना किनारे होने वाले कुंभ मेले की तैयारियों के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों द्वारा कुंभ मेला के संचालन के लिए भेजे गए प्रस्तावों को संतों एवं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुंभ मेले को भव्य रूप प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। करीब 445 करोड़ रुपए की लागत से सड़क एवं पॉन्टून पुल के निर्माण का कार्य शुरू कराया जाएगा। नगर निगम प्रशासन द्वारा मेला क्षेत्र में सफाई, शौचालय, स्ट्रीट लाइट, जल निकासी की व्यवस्था की जाएगी। सिंचाई विभाग द्वारा यमुना किनारे 4 अस्थायी घाटों समेत एक पक्के घाट का निर्माण किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार कुंभ मेले को दिव्य एवं भव्य रूप प्रदान करने के लिए कृत संकल्पित है। देखिए, वृंदावन में दिव्य कुंभ हो, उसके लिए सभी तैयारियां ठीक से हों, उसके लिए एक आधिकारिक रूप से आज मुख्यमंत्री जी के उस पर एक बैठक हुई थी और उसमें किस किस विभाग ने क्या क्या अपना बजट दिया है, क्या क्या तैयारी अपना विभाग कर रहे हैं, उसका एक सूक्ष्म प्रेजेंटेशन था। और अभी चीफ सेक्रेटरी की बैठक इसमें हो चुकी है। बहुत जल्दी कुछ विभागों का जो धन है वो आवंटित कर दिया गया है। कई ऐसे विभाग हैं उनका अभी आवंटन होना है और बहुत जल्दी आवंटन हो जाएगा। और संतों की यहाँ सबसे बड़ी ये मांग है कि जो मेला क्षेत्र है उसको संरक्षित किया जाए। अभी बड़ी तादाद में वहाँ इंक्रोचमेंट है, तो कल मैं 9 बजे सभी अधिकारियों के साथ में जो मेला क्षेत्र है उसका दौरा करूँगा और इंक्रोचमेंट हटे वहाँ से और भविष्य के लिए वो एरिया वहाँ संरक्षित रहे, तो ये हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। पर्यावरण के लिए मुसीबत बनी पराली अब आय का जरिया बनने लगी है। बरेली जिले में दर्जनों किसान पराली को जैविक खाद में बदलकर उसकी बिक्री कर रहे हैं। इस नई तरकीब से कमाई होने के साथ पर्यावरण प्रदूषण पर भी लगाम लग रही है। ऐसे ही प्रयास को सच कर दिखाया हाफिजगंज के ग्रेम गांव के रहने वाले सर्वेश गंगवार ने। उनके द्वारा पराली को सड़ाकर बनाई गई इस जैविक खाद की अच्छी डिमांड है। मशरूम का उत्पादन करने वाले किसानों के बीच यह खाद खूब लोकप्रिय हो रही है। कई अन्य किसान भी इस जैविक खाद की खरीद कर अपनी आय बढ़ा रहे हैं। पराली से खाद बनाने के लिए किसान पहले मशीन के जरिए उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। इसके बाद वेस्ट डीकम्पोजर की मदद से उसे सड़ाया जाता है। हाफिजगंज क्षेत्र के गांव ग्रेम में पराली से जैविक खाद बनाने वाले सर्वेश ने बताया कि यह तरीका बहुत सस्ता है। पराली और वेस्ट डीकम्पोजर की मदद से बहुत कम खर्च पर जैविक खाद बनाई जा सकती है। कई किसान इससे आय भी अर्जित कर रहे हैं। पराली जलाने की घटनाओं में भी कमी आई है। पराली से मशरूम उत्पादन के लिए खाद बनाई है। इससे हम मशरूम उत्पादन कर सकते हैं। हमारे किसानों को दिक्कत आ रही थी, अगर पराली जलाते हैं तो सरकार भी दंडित कर रही थी और खेत में मित्र कीट भी जल रहे थे, जिससे ज़मीन की उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही थी। या तो पराली का 2 ही साधन मुझे लगा, या तो इसकी मल्चिंग करते खेत में ही मिला दें, नहीं मिलाएं तो मशरूम उत्पादन एक अच्छा विकल्प लगा मुझे। मेरे साथ मेरे मित्र भी हैं बहुत से जो जुड़े हुए हैं और जो जैविक खेती भी करते हैं साथ में, और मशरूम उत्पादन भी इस बार हम लोगों ने किया है पराली से। जैसे हमें सर्वेश भाई ने सलाह दी कि मशरूम की खेती करो, तो उस पराली को हमने बचाए के खांद के उसमें मशरूम की खेती कर रहे हैं। इसे हमें समूह में जुड़ के लाभ मिला। ग्रेम गांव के सर्वेश जो हैं वो हमारे अच्छे प्रगतिशील किसान हैं और हमारी जानकारी में भी है उनके जो इन्होंने जो इनोवेटिव प्रयास किया है, और वर्तमान में जिस तरह से पराली को एनजीटी के निर्देश के माध्यम से प्रतिबंधित किया गया है, तो निश्चित ही हमें किसानों को बहुत विकल्प देने पड़ेंगे कि पराली का प्रबंधन किस प्रकार किया जाए, क्योंकि पराली में भी कई पोषक तत्व होते हैं जो मृदा में डिकम्पोज होके और वो उसमें विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते हैं। इसके अतिरिक्त जिस तरह से बता रहे हैं आप सर्वेश जी ने किया है, वो पराली को इकट्ठा करके उन्होंने डिकम्पोज किया और उसको एक जैविक खाद के रूप में परिवर्तित किया, और फिर उसमें विभिन्न तरह के जैसे मशरूम वगैरह जो होती है, मशरूम की खेती उन्होंने प्रारंभ की है, जो कि एक बहुत ही अच्छा प्रयास है। बुधवार को मैनपुरी तहसील पर अजीब नज़ारा सामने आया जब एक महिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जमीन करने पर अड़ गई।
महिला ने अपने बेटों पर ख्याल न रखने का आरोप लगाया। बुधवार को एक 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला तहसील पर अधिवक्ता कृष्ण प्रताप सिंह चौहान के बस्ते पर पहुंची। महिला ने अपना नाम बेटी कुंवर उर्फ बिट्टन देवी, पत्नी पूरन लाल, पुत्री गयादीन निवासी चितायन बताया। महिला ने बताया कि वह अपने मायके चितायन में रहती है। उनके पति की मौत हो चुकी है और 3 बच्चे और बहुएं मौजूद हैं, पर कोई उनका ख्याल नहीं रखता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पेंशन से उनका जीवन यापन चलता है। मोदी की योजनाओं से प्रसन्न होकर वह अपना 12.5 बीघा खेत उनके नाम करना चाहती हैं। बेटे और बहुओं के ख्याल न रखने के कारण अपनी जमीन उन्हें नहीं देना चाहती हैं। अधिवक्ता कृष्ण प्रताप चौहान ने बताया कि बुजुर्ग होने के बावजूद महिला की मानसिक स्थिति सही लग रही है। उन्होंने बुजुर्ग महिला को समझाया कि वह इस मामले में गुरुवार को एसडीएम से बात करेंगे, तब बता पाएंगे। इसके बाद महिला अपने घर रवाना हुई। 12.5 बीघा खेत हाँ लिखिए हम। अच्छा तनख्वाह दी हमारे आओ तो खेत दो, वोट दो। अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ किसके नाम? किने? मोती जी को। किने? मोती जी को दे तनख्वाह दे ताते हम गुजर करते। ठीक है। हमें लड़का बात 12.5 बीघा फेज न खेत जाए न घर जाए न कोर जाए। ये नाम चितायन के रहने वाली है। बिट्टन देवी इनका नाम है, बिट्टन कुंवरी उर्फ बिट्टन देवी जी। पुत्री यादीन है। इनके मायके में चितायन में जमीन मिली हुई है। 12.5 बीघा इनके पास जमीन है और इनके बेटे ने खाना पीना नहीं देते। इनके जो तीमारदारी है वो इनकी बहुएं नहीं करती हैं। उससे दुखी होके इन्हें जो है जमीन अपनी जो प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी के नाम करनी है, क्योंकि इनके खाते में जो पेंशन आती है मोदी जी डालते हैं। इन्हें जो किसान सम्मान निधि मिली है वो मोदी जी ने दी है। कोरोना काल में इनको जो लाभ मिला है धनराशि का वो मोदी जी ने दिया है। राशन इन्हें फ्री मिला है और ऐसे इन्हें शौचालय वगैरह इत्यादि इत्यादि लाभ जो है मोदी जी ने, सूखा राहत वगैरह अन्य लाभ जो इन्हें दिए हैं। कुशीनगर में हुए सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। रामकोला थाने के केरवनिया चौराहे के पास टेम्पो और ट्रैक्टर ट्राली की आमने सामने की जोरदार टक्कर से यह दुर्घटना हुई। घटना में टेम्पो में सवार 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से टेम्पो में फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया। टेम्पो में फंसे लोगों को अस्पताल ले जाया गया, जहाँ 4 लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। गंभीर रूप से घायल 3 लोगों को प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। रामबाग के पास में विजयपुर गांव है, वहाँ हम लोग जलकल गाड़ने गए थे सरकारी नलका। वहाँ से आ रहे थे और खाली गाड़ी इधर से जा रही थी, गन्ना मतलब गिरा करके, और आमने सामने वो हो गया एक्सीडेंट। 3 लोग घायल हैं तो और 4 लोग मर चुके हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ था जो रामबाग चौराहा यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर वहीं पे एक टेम्पो और एक ट्राली ट्रैक्टर के बीच में भिड़ंत होने की वजह से ये दुर्घटना हुई है, जिसमें जो घायल लोगों को हमारे पास लाया गया है तो उसमें 4 लोग पहले से मृत थे जिनको मृत घोषित कर दिया गया है, और 3 लोग जो घायल थे उनको भी गंभीर रूप से उनके सर में चोट लगने की वजह से उनको प्राथमिक उपचार होता है, उसके करने के बाद जिला हॉस्पिटल के लिए उनको रेफर करते हैं। राजधानी लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बालिकाओं ने पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब की कहावत को गलत साबित कर रही हैं। जोश एकेडमी समिति के बॉक्सिंग कोच मोहम्मद सैफ खान बताते हैं कि मलियाबाद ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाओं की स्थिति पहले बहुत खराब थी, जिसको देखते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में गरीब बालिकाओं का चयन कर उन्हें बॉक्सिंग का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पर पहुंचाकर आत्मनिर्भर बनाया है। ग्रामीण क्षेत्र की सुरभि अनामिका शिवानी ने बताया कि उनका सपना बॉक्सिंग खेल में ओलंपिक जीतकर देश का और प्रधानमंत्री का नाम रोशन करना है। मेरे पिताजी ने गांव की गरीब लड़कियों को और किसानों को गरीब देख के जोश एकेडमी। और अब अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का 64वां महापरिनिर्वाण दिवस आज। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने बाबा साहब को दी श्रद्धांजलि। देश के विभिन्न भागों में इस अवसर पर आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। आंदोलनरत किसान संगठनों और सरकार के बीच गतिरोध जारी, लेकिन 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता पर बनी सहमति। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर ने दी जानकारी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगरा मेट्रो रेल परियोजना का करेंगे शिलान्यास। आगरा मेट्रो की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी, जबकि इस पर कुल खर्च 8,379 करोड़ रुपए होगा। और पर्यावरण के लिए मुसीबत बनी पराली को किसानों ने बनाया आय का जरिया। बरेली के किसानों ने पराली की कटाई कर और सड़ाकर बनाई जा रही है जैविक खाद। मशरूम की खेती करने वालों में लोकप्रिय हुई है खाद। और अब एक जरूरी संदेश। कोरोना से बचाव के लिए अपने हाथ नियमित धोएं और 2 गज की दूरी भी बनाए रखें। साथ ही जब भी बाहर निकलें मास्क होना जरूरी है। जेब अथवा थैले में नहीं बल्कि इस तरह चेहरे पर लगाएं, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए।